हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फेमस हॉरर स्लेशर सीरीज फ्राइडे द 13। फ्राइडे द 13 वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मानी जाती है। इस सीरीज में अब तक 12 फिल्में रिलीज की जा चुकी हैं, जिनमें एक क्रॉसओवर और एक रीबूट भी शामिल है। ये कहानी है एक स्लेशर लेजेंड जेसन बोरहीस की, और हॉरर मूवीज में सबसे ज्यादा किल्स भी जेसन ने ही किए हैं। और आज इस वीडियो में हम फ्राइडे द 13 सीरीज के पार्ट 1 की कहानी जानेंगे, जिसका नाम फ्राइडे द 13 है, जो रिलीज किया गया था 1980 में। इसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। ये एक लो बजट मूवी थी, लेकिन फिर भी इसने काफी अच्छी कमाई की थी। इस मूवी से जुड़े और फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1958 में। कैंप क्रिस्टल लेक पर हम दो काउंसलर्स को देखते हैं जो एक केबिन में थे, और इन दोनों पर एक अनजान शख्स अटैक कर इन्हें मार देता है। और इसके बाद कहानी जाती है प्रेजेंट में। हम एक लड़की एनी को देखते हैं जो कहीं जा रही थी। एनी एक मॉल में जाकर कैंप क्रिस्टल लेक का रास्ता पूछती है, और क्रिस्टल लेक का नाम सुन सभी उसे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। एनोस नाम का ट्रक ड्राइवर भी उसी रास्ते जा रहा था, और वो एनी को लिफ्ट ऑफर करता है। रास्ते में एनोस एनी को कैंप क्रिस्टल लेक के बारे में बताता है। 1957 में उस लेक में एक बच्चा डूबकर मर गया था, और उसके 1 साल बाद ही वहाँ 2 और लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा और भी हादसे यहाँ होते रहते हैं, और लोग उस जगह को शापित मानते हैं और उसे कैंप ब्लड कहकर भी बुलाते हैं। अब ये सुन एनी थोड़ा घबरा जाती है। वो एनी को वहां जाने से मना भी करता है, लेकिन एनी इन सब पर विश्वास नहीं करती और एनोस उसे ड्रॉप कर देता है। इसके बाद हम क्रिस्टल लेक पर देखते हैं स्टीव क्रिस्टी को, जो इस गेम को फिर से ओपन कर रहा था, और उसने कुछ टीन्स को भी हायर किया है जो इस काम में उसकी मदद करें। और एलिस, बिल, जैक, मार्सी, नेड और ब्रेंडा यहाँ आ चुके थे, और कुकिंग के लिए इन्होंने एनी को बुलाया है। कुछ देर बाद स्टीव कुछ जरूरी सामान लेने शहर चला जाता है। इधर हम एनी को देखते हैं जिसे एक और लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन यह आदमी उसे गलत रास्ते पर ले जाने लगता है और एनी कार से कूद जाती है। इसके बाद वो आदमी जंगल में एनी का पीछा करता है और फिर उसे मार देता है। हम इस पर्सन को किलर बुलाएंगे क्योंकि इसका चेहरा फिल्म के आखिर में रिवील होता है। खैर, इधर लेक पर बाकी टीन्स काम के साथ मजे करने लगते हैं, और कोई इन पर दूर से नजर रखे हुए था। शाम तक यहाँ जोरों से तूफान आने लगता है। नेड किसी को एक केबिन में देखता है और उसके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद जैक और मार्सी भी इसी केबिन में आते हैं, और इनके ऊपर वाले बेड पर नेड की डेड बॉडी पड़ी थी और उसका गला कटा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मार्सी बाथरूम यूज करने जाती है तो किलर बेड के नीचे से एक एरो जैक के गले में घुसा देता है, और फिर मार्सी का पीछा कर उसके फेस पर भी कुल्हाड़ी से मार देता है। इधर स्टीव शहर से लेक के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। लेकिन उसे एक पुलिस कार में लिफ्ट मिल जाती है। वो पुलिसमैन स्टीव को कैंप के पास छोड़कर चला जाता है, और यहाँ स्टीव को भी वो किलर मिलता है, और स्टीव इस किलर को जानता भी है, लेकिन वो किलर स्टीव के पेट में चाकू मार देता है। इधर ब्रेंडा भी गायब हो गई थी, और सिर्फ बिल और एलिस ही बचे थे। काफ़ी देर होने पर वो उन्हें ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। वो फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइन कट गई थी और इनकी कार भी खराब हो गई थी। कुछ देर बाद इनका जनरेटर भी बंद हो जाता है। बिल अकेला जनरेटर को चेक करने जाता है, लेकिन उसे वापस आने में काफ़ी देर हो जाती है। एलिस भी उसे ढूंढने जनरेटर रूम में जाती है, और उसे रूम के गेट पर बिल की बॉडी टंगी मिलती है, जिसमें कई सारे एरोस लगे थे। ये देख एलिस काफ़ी डर जाती है और अपने केबिन में जाकर सभी डोर और विंडोज बंद कर लेती है ताकि वो किलर अंदर ना आ पाए। अब कुछ देर बाद उसे स्टीव की कार आती दिखती है, और वो उसके पास भागकर जाती है, लेकिन उसमें स्टीव नहीं था। ये एक लेडी थी जो खुद को स्टीव का फ्रेंड बताती है, और इसका नाम पेमेला बोरहीस है। एलिस उसे बताती है कि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। पेमेला उसे शांत करती है और उन बॉडीज को देखने जाती है। यहाँ रिवील होता है कि पेमेला ही वो किलर है। पेमेला बताती है कि 21 साल पहले यहाँ एक बच्चा डूबकर मर गया था। उसका नाम जेसन था, और पेमेला उसकी माँ है। जिन काउंसलर को जेसन का ख्याल रखना था
वो कहीं और ही बिजी थे, इसीलिए इसने उन काउंसलर को मार डाला था और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इस लेक पर आने वाले सभी काउंसलर को वो मार देती है और वो इस गेम को रीओपन नहीं होने देगी। अब वो एलिस को भी मारने बढ़ती है, लेकिन एलिस किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। पमेला एक मशेटे लेकर एलिस का पीछा करती है और इन दोनों में काफ़ी देर तक झड़प भी होती है और एलिस के हाथ वो मशेटे लग जाती है और उस मशेटी से एलिस पमेला की गर्दन काट देती है और फिर लेक की बोट लेकर वहाँ से चली जाती है। थकी हुई होने के कारण उसकी नींद बोट में ही लग जाती है। उसकी नींद सीधा सुबह खुलती है और वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। तभी उस लेक में से जेसन की लाश एलिस पर अटैक करती है और अपने साथ उसे डुबा लेती है, लेकिन ये सिर्फ एक डरावना सपना था। पुलिस ने एलिस को लेक से निकाला था। एलिस पूछती है कि उन्हें जेसन मिला कि नहीं, जिस पर पुलिस कहती है कि उन्हें लेक में एलिस के अलावा और कोई नहीं मिला। एलिस कहती है जिसका मतलब वो अभी भी वहाँ है और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, इसकी एंडिंग की बात करें तो हाँ, जेसन अभी भी जिंदा है, लेकिन कैसे ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा और नेक्स्ट पार्ट में जेसन ही किलर होगा। ये फिल्म इतनी सुपर हिट हुई थी कि इसका सेकंड पार्ट 1 साल बाद ही रिलीज़ कर दिया गया था। इस फिल्म की कहानी सिर्फ एक रात की है, जो है फ्राइडे द 13 की रात। फ्राइडे द 13 को जेसन का बर्थडे भी आता है और इस दिन को वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी अनलकी डे भी माना जाता है। लो बजट फिल्म होने के कारण इस मूवी में गोर काफ़ी कम दिखाया गया है। कई लोगों को तो ऑफ स्क्रीन ही मार दिया गया। फिल्म के एक सीन में एलिस के कमरे में एक सांप घुस आता है, जिसे बिल काट देता है। क्योंकि बजट कम था, इन्होंने एक असली सांप को ही मार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी, जिसमें जेसन नाम का एक डिफॉर्म्ड बच्चा एक लेक में डूबकर मर जाता है। तो गाइस, देखते हैं अगले पार्ट में जेसन क्या करता है। आपने फ्राइडे सीरीज़ के कितने पार्ट्स देखे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मैं इसका अगला पार्ट उतनी ही जल्दी लेकर आऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched